ओके हेलो। तो अभी तक की कहानी में हम लोगों ने ये देख लिया कि डी ब्रॉगली की थ्योरी जो थी और हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों की वजह से जो बोहर का जो पूरा बनाया हुआ रूल था, उनका जो मॉडल ऑफ एटम था, वो पूरी तरीके से अब क्या हो गया, गलत हो चुका है। अब वो गलत हो गया, यानी अब हमें कोई दूसरा मॉडल देखना पड़ेगा, किसी और मॉडल की तरफ पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम शुरू से वही करते आ रहे हैं कि एक गलत हो रहा है, दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरा हो रहा है, तीसरे पे जा रहे हैं। बट अब जिस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, वो देखो, वो बहुत हद तक ज्यादा अच्छे से हमें आंसर देता है और वो बहुत हद तक सही मॉडल है। तो यहां से हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और तुम लोगों ने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, जैसे क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं जिसको, ऐसे ही चीजों का टकराना हो गया, या फिर कोई बॉल चल रही है, घूम रही है इधर से उधर, मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेस्ट हो गया, फिर किसी चीजों का टकराना हो गया, सब मैकेनिक्स के अंदर आता है। फोर्स वगैरह जो न्यूटन के लॉ थे, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, ये इन चीजों को, मतलब बड़ी बॉल्स हो गई, सामान हो गया, इन चीजों के ऊपर तो अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब कुछ प्रूव हो जा रहा है। बट जैसे ही मैं किसके ऊपर आऊंगा, एक छोटे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे लोगों की बात करूंगा, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा, तो होगा क्या कि ये जो रूल है, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इग्नोर कर देता है किसको, डुअल बिहेवियर, यानी डी ब्रॉगली के डुअल बिहेवियर को, और हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो कंसीडरेशन में नहीं लेता। कहने का मतलब वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए तो सही से काम करता है, फोर्स हो गया, मोशन, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ अच्छे से काम तो करता है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, काम नहीं करेगा। तो यहां पे हमें एक नया तरीके की पढ़ाई, नई तरीके की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसका नाम तुमने बहुत सुना होगा, बट ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, ध्यान से सुनो ये होता क्या है। यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच, साइंस मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डुअल बिहेवियर को कंसीडरेशन में लेती है। कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को पार्टिकल, किसी चीज को सिर्फ समान लेके नहीं चलती, उसके अंदर के वेव बिहेवियर, जो वेव होता है उसका, उसको भी कंसीडर करके चलती है। हमने देखा है किसी भी पार्टिकल के अंदर दो बिहेवियर होते हैं, उसका पार्टिकल और उसका वेव, दोनों चीजें होती हैं, और ये उन दोनों को कंसीडरेशन में लेता है, एक स्पेसिफिकली वेव को कंसीडर में लेता है, ठीक है ना। अगली चीज क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी थ्योरेटिकल साइंस है जो कि किसके बारे में स्पेसिफिकली बात करती है, माइक्रोस्कोपिक, छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादातर बात करना पसंद करती है। तो उनका वेव पार्टिकल, उनका पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से वो बात कर पाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है और बहुत सही पढ़ाई है इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने एक बहुत तगड़ी इक्वेशन दी, और वो थे श्रोडिंगर। श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देती है। बट अभी इस चीज को बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये थी उनकी इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो चीज इक्वेशन है, तुम्हें देख के लगेगा कि क्या है यार, ये जो भी चीज है, मैं इसको यहां से ऐसे काट दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत डिफरेंट इक्वेशन है। यहाँ चीजें देखो क्या होता है। ये जो यहाँ पे H के ऊपर कैप सा लगा हुआ है, ये क्या है, हैमिल्टोनियन है। ये सिंपली एक ऑपरेटर होता है, एक ऐसा ऑपरेटर जैसे कि हम लोग मैथ में यूज करते हैं ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे ऑपरेटर होते हैं। वैसे हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। और ये जो मेरे पास ये सिंबल है, इसको साई बोला जाता है। ये ग्रीक लेटर है, जैसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं इसको, वैसे इसको साई बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वेव फंक्शन है। किसी भी वेव फंक्शन का मतलब वो होता है कि वो वेव को दर्शा रहा है, वेव को एक तरीके से शो करने का तरीका है। यहां पे देख सकते हो डिफरेंट तरीके के वेव्स होते हैं, तो उन सबको हम साई से शो कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे समझ सकते हो। अब तुम सोचोगे कि यार ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व भी करना होता होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम लोग अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे अभी इस क्लास में कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि इसको ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं, और वो भी अगर तुम केमिस्ट्री लो तो, ठीक है। फिजिक्स में बहुत कम है, बट बहुत है इसके बारे में भी। ओवरऑल कहने का मतलब ये जो चीज है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका बहुत ब्रीफ बता सकता हूं मैं तुम्हें, बट ध्यान रखना उससे इक्वेशन तुम सॉल्व करने अभी नहीं लग पाओगे, क्योंकि बहुत चीजें इसमें बाकी होंगी। पर ध्यान से सुनो अगर तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी है, साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे E है, और E का मतलब क्या है, एनर्जी है। और अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। और सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, सबकी काइनेटिक एनर्जी पता होगी, तब जाके तुम लोग क्या निकाल पाओगे, एनर्जी निकाल पाओगे। और सिर्फ इससे नहीं, इसके आगे और भी चीजें हैं। मतलब तुम्हें अट्रैक्टिव पोटेंशियल के बारे में भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा, ये बात तुम लोग को मालूम है, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और साथ के साथ इनके बीच के रिपल्सिव पोटेंशियल के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो वो सारे के सारे आपस में रिपेल करेंगे, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ के साथ एक चीज और होती है जो कि शायद तुम्हें ना पता हो, कि देखो वैसे तो न्यूक्लियस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, बट बहुत ज्यादा अगर ये दोनों भी पास होंगे ना, बहुत ज्यादा पास होंगे, तो इनके बीच में भी रिपल्शन होता है। हालांकि ये डिटेल की बात है बाद में, बट इतना समझ लो इनके बीच का रिपल्सिव पोटेंशियल भी तुम्हें पता होना चाहिए। और आखिरी में क्या चीज है हमारे पास, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हें ई मिल जाएगा, ई मतलब एनर्जी, और साई मिल जाएगा, साई मतलब वेव फंक्शन। हालांकि फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ चीजें बोल देने से इतना आसान नहीं होता। मैंने बोल दिया कि ये पता होंगी तो तुम सॉल्व कर पाओगे, बट इनको पता करना ही सबसे मुश्किल है। तो ठीक है, यहां पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल और रिपल्सिव पोटेंशियल पता होगा, तब जाके तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। बट अभी के लिए इतना बहुत है ये श्रोडिंगर की पूरी इक्वेशन के बारे में। बाकी इसके बारे में अभी बहुत कहानी बाकी है, तो वो अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।